हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके द्वारा कोई रजिस्ट्री की गई है, आपके पिता द्वारा पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री की है जिस पे आपका कोई ऑब्जेक्शन है, आप उसे वापस लेना चाहते हैं, किन्हीं कारणों से मान लीजिए उसने पैसा नहीं दिया या मान लीजिए गलत भ्रमपूर्वक सहमति करवा ली है या आपके पिताजी ने पैतृक संपत्ति बेच दी है तो उसे आप वापस लेना चाह रहे हैं, तो कैसे ले, उसका प्रोसेस क्या है और द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31, 32 के बारे में हम मुख्यतः इस पर 4 पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। पिता द्वारा पैतृक संपत्ति को आप वापस कैसे लें, वापसी बेनामा या मान लीजिए एग्रीमेंट जो द्वारा वापस कैसे लीजिए, और गलत रजिस्ट्री वाली जैसे मान लीजिए आपने कर दी है, पैसा नहीं दिया या मान लीजिए जिसने ज़मीन खरीदी उसने गुमराह करके आपसे ज़मीन खरीद ली थी तो उस ज़मीन को वापस कैसे लें, और रजिस्ट्री कैंसिलेशन का फुल प्रोसेस सेक्शन 31, 32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इस पर क्या कहते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ और, यदि मान लीजिए आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, पिता द्वारा पैतृक संपत्ति की वसीयत कर दी है, बिल, कोई भी गिफ्ट डीड, कोई भी सेल डीड यानी कि बैनामा, कोई भी दान पत्र कर दिया है तो आप उस ज़मीन को वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रोविज़न कहाँ किया गया है। साथियों, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं द हिंदू सक्सेशन जो हिंदू एक्ट जो है हिंदू विधि, उसमें हिंदू विधि की 2 शाखाएँ हैं, मिताक्षरा और दायाभाग। उसी से हिंदू लॉ प्रभावित होता है, उसी से हिंदू लॉ में चलता है। अब मिताक्षरा जो है वो स्पष्ट कहती है, मिताक्षरा शाखा साथियों स्पष्ट कहती है क्या, यहाँ पे आप देख लीजिए कि संयुक्त संपत्ति के विषय में मिताक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार होता है और पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र के संबंध में, ट्रांसफ़र किसी भी तरीके से बिल या मान लीजिए सेल डीड या गिफ्ट डीड करने का पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में होता है। एक के मरने के बाद संयुक्त परिवार का दूसरा उसके अंश की उत्तरजीविता के तौर पर प्राप्त करता है। स्पष्ट बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। दूसरा आप देख सकते हैं हस्तांतरण के संबंध में यानी कि ट्रांसफ़र के संबंध में, संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वह अविभक्त हैं। साथियों, मिताक्षरा स्पष्ट कहती है कि पैतृक संपत्ति को बेचने का पिता को अधिकार नहीं होता है, क्योंकि भाई वो पैतृक संपत्ति है, ठीक है, वो पिता ने तो खरीद नहीं, वो विरासत में ली है। अब उसका पिता का पुत्र है तो उसका भी अधिकार है, तो उसे आप नहीं बेच सकते, ठीक है। अब कोई पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री की है तो ये कानून उस पर प्रभावी होगा। दूसरा, जो लिमिटेशन एक्ट है वो भी स्पष्ट प्रोविज़न करता है कि अगर मान लीजिए मिताक्षरा शाखा से जो भी हिंदू विधि चल रही है, जो भी हिंदू शासित होता है, अगर उसके पिता ने पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री कर दी है तो आप 12 साल तक उसको जो है कैंसिल करवाने के लिए केस ला सकते हैं। ये बतौर कानून है, आप PDF भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर पैतृक संपत्ति बेची है तो उस पर ये कानून प्रभावी होगा और आप ज़मीन जो है वापस भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है कि पैतृक संपत्ति अगर मान लीजिए माँ के इलाज के लिए या पैतृक ऋण के लिए अगर बेची गई है तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब साथियों आती है दूसरा पॉइंट, वापसी बेनामा एग्रीमेंट द्वारा ज़मीन वापसी लेना। देखिए साथियों, कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है वापसी बेनामा के नाम पे, लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई बेनामा होता ही नहीं है, ठीक है, इस प्रकार का। अब लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पैसों की आवश्यकता है, आप किसी व्यक्ति के पास गए, उसने कहा वापसी बेनामा करवा दीजिए, उसने पूरा आपसे रजिस्ट्री करवा ली, थोड़ा सा पैसा आपको दे दिया, आप सोच रहे हैं कि वापसी बेनामा है, ज़मीन वापस मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन साथियों वो पूरा बेनामा हो गया। वापसी बेनामा नाम का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो वापसी बेनामा कोई भी नहीं होता, वो फुल बेनामा हो जाता है। मात्र आपको एक एफिडेविट लिख के दे दिया जाता है कि मैं इसको म्यूटेशन नहीं करवाऊंगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति बेईमान है तो वो प्रॉपर्टी आपको वापस कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आप वापसी बेनामा इस प्रकार का कोई भी चीज़ मत करवाइए। अगर आपको ज़मीन वापस लेनी है तो आप एग्रीमेंट करवा सकते हैं कि भाई मैंने इतने दिनों के लिए इस व्यक्ति को ज़मीन दे दी, 1 साल बाद जो है वो मैं वापस ले लूँगा, और एग्रीमेंट जो हो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए रजिस्ट्री ऑफिस में, ठीक है। तो आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से एग्रीमेंट साइन कर लीजिए कि भाई 1 साल के लिए पैसा लिया है, 1 साल के लिए ज़मीन जो है मैंने इन्हें बंधक के रूप में दे दी है, अब जब भी मैं पैसा चुका दूंगा वो ज़मीन वापस ले लूँगा। तो इसके द्वारा वापस ले सकते हैं एग्रीमेंट द्वारा, ठीक है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एग्रीमेंट का पालन नहीं करता तो आप कोर्ट से जो है वो एग्रीमेंट को आप वॉइड भी करा सकते हैं, ठीक है। अब साथियों बात आती है थर्ड पॉइंट की, कि जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए आपके घर में
आपके पिताजी हैं, उन्हें किसी ने शराब के नशे में या बहला फुसला के प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा ली है, या आपका कोई भाई है, कोई भी नातेदार है, मंदबुद्धि है, उसे इतनी समझ नहीं है, उससे रजिस्ट्री करवा ली, या किसी व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा ली लेकिन पैसा नहीं दिया है, ठीक है, तो आप उसे आसानी से वापस करवा सकते हैं। उसके लिए साथियों आपको सबसे पहले रजिस्ट्री कैंसिलेशन करवानी पड़ेगी। अब देखिए साथियों क्या है कि अगर मान लीजिए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी दबाव से ट्रांसफ़र करवाई है, या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है अवयस्क उसने ट्रांसफ़र कर दी है, या कोई मंदबुद्धि है उसने ट्रांसफ़र कर दी है, या मान लीजिए पैसा नहीं दिया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग जो प्रतिफल है वो न मिलने के कारण ऐसी संविदा शून्य हो जाती है। तो इन कारणों से आपकी वो रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हो, और रजिस्ट्री कैंसिल होते ही वो ज़मीन वापस आएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे गलत तरीके से ज़मीन ले ली है, रजिस्ट्री करा ली आपके किसी नातेदार से, पैसा नहीं दिया है, तो उसका कैंसिल का प्रोसेस क्या है वो आप जान लीजिए, ठीक है। उसका कैंसिल का प्रोसेस है साथियों कि सबसे पहले अगर वो कृषि की ज़मीन है तो सबसे पहले जहाँ पे म्यूटेशन होता है वहाँ पे आपको आपत्ति ऑब्जेक्शन लगाना है कि महोदय जो है इसमें पैसा जो है वो नहीं दिया गया, चेक संख्या मान लीजिए फलानी से नहीं मिला, या मान लीजिए बाउंस हो गया, ठीक है। आपको म्यूटेशन पर ऑब्जेक्शन लगाना है पहली चीज़। उसके बाद आपने सिविल कोर्ट में जाना है और वहाँ पे आपको रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए सूट फाइल करना है। सेक्शन 31 और 32 में ये प्रोविज़न किया गया है। अब आप जानेंगे सेक्शन 31 और 32 द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है, किस बारे में प्रावधान करता है। साथियों 31 कहता है व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, यानी कि कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकता है। इसमें स्पष्टीकरण ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य या शून्यकरण हो, जिसको यह युक्त आशंका हो कि ऐसी लिखित अगर छोड़ दी गई विद्यमान इसे कैंसिल नहीं करवाया गया तो उससे गंभीर क्षति हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने नशे में आके किसी को रजिस्ट्री कर दी, उसने पैसा भी नहीं दिया, अगर वो रजिस्ट्री आपने छोड़ दी आज, ठीक है, तो आपको भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और यही सेक्शन 31 कहता है, ठीक है। अगर गंभीर क्षति कर सकती है तो उसको शून्य या शून्यकरण के लिए आप वाद ला सकते हो, और न्यायालय स्वविवेक से ऐसे निर्णय दे सकेगा कि ये रजिस्ट्री जो है कैंसिल की जाए। यानी कि सिविल कोर्ट्स को ये पावर है कि रजिस्ट्री कैंसिल जो है वो की जाए, लेकिन शर्त क्या है, न्यायालय के स्वविवेक पर। अब स्वविवेक क्या, देखिए स्वविवेक तो ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आपको पैसा नहीं मिला और आपने प्रूफ कर दिया कि मुझे पैसा नहीं मिला, तो कोर्ट अपने स्वविवेक से रजिस्ट्री कैंसिलेशन का ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है। और रजिस्ट्री कैंसिलेशन का ऑर्डर देने पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई रजिस्ट्री कैंसिल हो गई, यदि लिखित भारतीय रजिस्ट्री अधिनियम 1908-16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण हो तो अपनी डिक्री की एक प्रतिलिपि उस ऑफिसर को भेजेगा जिसके कार्यालय में वो जमीन का रजिस्ट्रीकृत हुआ है, और ऐसा ऑफिसर अपनी पुस्तकों में अंतर्विदिष्ट लिखित की प्रति पर उसे रद्दकरण तथा उस पर पूरी टिप्पणी लिखेगा। जैसे मान लीजिए साथियों आपने कोई रजिस्ट्री कैंसिल करवाई, मान लीजिए न्यायालय ने वो रजिस्ट्री कैंसिल कर दी, ठीक है, आपने साक्ष्य दिए, न्यायालय आपसे प्रभावित हुआ, न्यायालय ने स्वविवेक से रजिस्ट्री आपकी कैंसिल कर दी, तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन का ऑर्डर जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा, और रजिस्ट्रार ऑफिस में वो पूरा ऑर्डर विधिवत वही लिख दिया जाएगा, ताकि ये जो बंदा है कभी रजिस्ट्री का दुरुपयोग न कर सके और ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी। लीगल क्वेश्चन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट कॉल मत करिए, पहले व्हाट्सएप मैसेज